से जब हम दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर चुके होते हैं तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, ए मारूं या बी मारूं, भाई जय माता दी करके आप ए मार दो, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दैट। प्रोबेबिलिटी 50% की है, बहुत हाई है। बट ही सेड बर्न योर टेस्ट सीरीज। आई वॉज एन इडियट टू टुक दैट एडवाइस। एक प्री में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी ट्रिक्स अच्छी थी। आपको सर बात ये होती है, अगर आपका दिमाग शांत रहता है ना तो आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। सर मेरी सीनियर थी, उन्होंने भी आपकी डेली आंसर राइटिंग करी थी, तो इसलिए उन्होंने बोला यू शुड जॉइन इट। बट मुझे सोशियो के लिए मिल गया तो इट्स अ गुड थिंग। एंड सर जो क्रैश कोर्स था, आई टुक इट आफ्टर प्री। तो सर उसमें मैंने सिर्फ पेपर 1 एंड पेपर 2 जो मेरा वैल्यू एडिशन हुआ है आफ्टर प्रीलिम्स, तो वहीं से किया था मैंने। एवरीबडी सेज कि ऐसे लिखो वैसे लिखो, बट यू वर लाइक कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की तरह लिखो, नॉर्मल डेफिनेशन लिखो, फिर एक बॉक्स बनाओ, फिर पॉइंट्स में आंसर लिख दो। और अगर आपने देखा हो जिनके भी बहुत अच्छे नंबर आए थे, दे वर राइटिंग वेरी सिंपल। थिंकर ही नहीं थे उनके। पेपर 2 में मुझे थिंकर ही नहीं दिखे। दे व्हाट दे वर डूइंग वाज, how is that possible? What is so special that you do those tricks or tips? If you would like to share with the students, because 40 days are left for the prelims. so the three things that I've learned that is necessary to clear the prelims is, first, that we need to stop going after current affairs. The problem is that मार्केट में सर कितने करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस आते हैं कि अगर आप उन्हें पढ़ते रह जाएंगे ना तो स्टैटिक कभी नहीं होगा। तो फर्स्ट है, करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है। सेकंड, जो अपनी स्टैटिक बुक्स हैं जो हर बच्चे को बताऊंगी, स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, सर उसको, जैसे मेरा फर्स्ट जब अटेम्प्ट था तो मैं 3 बार लक्ष्मीकांत पढ़ के गई थी। आप सिर्फ एक बार पढ़ के जाओगे तो लक्ष्मीकांत नहीं याद होगी। ऐसे याद होना चाहिए आपको कि इस पेज पे इस साइड पे लिखा हुआ है, इतना याद होनी चाहिए लक्ष्मीकांत। वरना अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं याद कर रहे हो तो कोई और है जिसने वो याद कर रखा है, आप उससे पीछे हो गए। तो जो स्टैटिक बुक्स हैं, जिस टाइम पे आप शायद से कोई ईयरली कंपाइलेशन पढ़ रहे होंगे, उतने में अगर आपने स्टैटिक को 3-4 बार रिवाइज कर लिया, देयर इज मच बेटर चांस ऑफ हिटिंग अ क्वेश्चन देन अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दोज करंट अफेयर्स कंपाइलेशन। So second was to attempt mock. I used to give around 30 mock, in which 10 were full length and 20 were the sectional test. So what I used to do was so एक golden number of questions होते हैं जहाँ आपको attempt करना होता है, तो आपको पता चलेगा आपके marks maximize हो रहे होंगे। अब वो पता करने के लिए you have to give as many tests as possible. So what I did was कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कितने देने हैं, तो मैं ऐसे करती थी, जैसे ओएमआर शीट ली, उसमें आप जो क्वेश्चन आपने शॉर्ट पता होते हैं, 20-30 क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने 2 क्वेश्चंस एलिमिनेट कर दिए होंगे, तो उन सबको ब्लैक पेन से मार्क करती थी मैं ओएमआर में। सेकंड में जो ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है, उसको मैं ग्रीन से मार्क कर रही थी, और जिसमें मैं बिल्कुल अपने दिल की सुन के तुक्का मार रही थी, उसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर रही थी। फिर मैंने अपनी एक्यूरेसी पता करी, तो मेरी एक्यूरेसी जो स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थे उसमें अच्छी खासी थी, और उसमें मेरा अटेम्प्ट 94 क्वेश्चंस पे पहुंच जा रहा था, और जिनमें मैं एकदम तुक्का मार रही थी उसमें नेगेटिव जा रहे थे। तो आई डिसाइडेड कि वो नहीं करना है, और जो बाकी सब है उनको करना है। एंड स्पेशली सर जब हम 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर चुके होते हैं तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, ए मारूं या बी मारूं, भाई जय माता दी करके आप ए मार दो, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दैट। प्रोबेबिलिटी 50% की है, बहुत हाई है। तो सेकंड चीज सर ये होगी। एंड थर्ड चीज है कि सर जब हम पेपर देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अगर वो नहीं होना तो भी, मतलब जो आपका मेंटल बैलेंस है ना वो होना चाहिए, और वो अगेन मेरे ख्याल से मॉक से ही होता है। तो सर दिस वाज माय 3 टिप्स आई वुड लाइक टू गिव फॉर प्रीलिम्स। Very nicely put. तो अदिति फर्स्टली कह रही हैं कि डोंट फोकस अ लॉट ऑन करंट अफेयर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट tip I would say, because I see many people struggling to cover current affair of the last year, last to last year as well sometimes. And इतना focus जब वो current affair पे करते हैं तो they panic a lot, because every day they pick up something, they find new information, and this actually lowers their confidence. So I think it's very important that you should give focus on static part immensely. And Aditi, आपने भी जब फिर प्रीलिम्स क्लियर किया तो आपको एक चीज शायद ये भी खुद से रियलाइज हुई होगी कि स्टैटिक पोर्शन ही इज हेल्पिंग यू टू क्लियर द प्रीलिम्स मोर देन करंट। सर स्पेशली अगर हम प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करें तो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया एंड हिस्ट्री हो गया, ये 3 ऐसी चीजें जो हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इनमें क्वेश्चंस वहीं से आएंगे जो आप पढ़ोगे। तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ लें, हिस्ट्री में जो भी आपके नोट्स हैं, जैसे एंशिएंट मेडिवल मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी थी, बहुत कम ही पढ़ी थी, मेडिवल तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी थी।
और मॉडर्न के लिए अपडेट किया था खुद से। इससे आप ना 50% क्वेश्चंस हिट कर पा रहे होते हो। बाकी सारे फिर जो साइंस एंड टेक और जो आते हैं वो थोड़े करंट अफेयर्स से आते हैं या फिर वो रैंडम आते हैं, तो किसी को भी नहीं आते। तो हमें मतलब वी डोंट हैव टू स्कोर 100% इन प्री, वी जस्ट वांट 80 मार्क्स। लास्ट ईयर कट ऑफ वाज अराउंड 75, तो हम अगर सिर्फ 70-80 क्वेश्चंस कर रहे हैं ढंग से तो वी विल बी एबल टू गेट इट। Very nice. So basically, you're saying कि instead of targeting all the 100 questions, we should prepare for 70 to 80, which are in our hand. जो हमारे हाथ में 20 क्वेश्चन हमें मालूम है, हर साल कुछ होंगी जिसके ऊपर डिस्कशन होएगा, डिबेट होएगा। सर और एक प्री में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी ट्रिक्स अच्छी थी। आपको सर बात ये होती है, अगर आपका दिमाग शांत रहता है ना तो आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। सर जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द एनिमल विच यूजेस स्टिक टू ईट एंड्स, दिस ईयर प्रीलिम्स में आया था। तो सर अगर आपको स्टिक होल्ड करनी है, यू नीड थंब। थंब मतलब इंसान जैसा कोई रहा होगा, एंड ऑर्ग्यूटान था उसमें। तो ऑर्ग्यूटान अभी कोई भी आपको कहीं नहीं मिलेगा कि क्या है, बट यू जस्ट हैव टू यूज योर लॉजिक। आंसर उन 4 ऑप्शंस में से ही है, आपको बस अपना दिमाग इतना खुला रखना है कि पता चल जाए कौन सा है। वेरी नाइस। इनफैक्ट एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रीजनिंग इज एप्लीकेबल इन GS1 आल्सो। यस सर, इन जस्ट पेपर 2। यस, पेपर 1 में भी काम आती है, पेपर 1 में भी। और इनफैक्ट लास्ट ईयर का जब मैंने पेपर देखा प्रीलिम्स का, तो आई कुड सी 10 to 15 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीजनिंग, जैसे which seem to be based on science और environment, but जैसा आपने बोला कि वहाँ रीजनिंग भी काम आ जाती है। तो जैसे there was one question, some microorganisms can thrive in an atmosphere with temperature above boiling point of water. And some microorganisms can thrive in an atmosphere with temperature below freezing point of water. So I could, when I saw those two statements, I could see, yes, some may thrive. Some. Definitely. We can never say that they don't thrive, they cannot thrive. आज तक भी underwater exploration हो रही है deep ocean में, and we cannot neglect the possibilities. So we cannot be in a position to say this cannot happen. There may always be a chance for things to happen. हालांकि थोड़ा फार फेच होएगा, बट मैं स्टूडेंट को अपनी बात को इस तरीके से कह सकता हूँ जैसे कि वाटर में एग्जिस्ट इन प्लूटो, वी कांट से नो इट कैन नॉट, इट्स जस्ट दैट वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड इट येट. So these are the things that we should think of when we think of reasoning. Okay, so Aditya. सर वन मोर थिंग सर, सर ये जो आप बता रहे कि सम और मोस्ट, सर ये अगर आप PYQs एनालाइज करेंगे यू वुड नो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो होते हैं कि भाई है ही नहीं, देयर इज नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कुड सर्वाइव, वो मोस्टली रॉन्ग ही होंगे। आप PYQs करोगे तो पता चलेगा ये वाली चीज। तो ऐसे जो ये मतलब ये अब ये आपको कोई सिखाएगा नहीं है, तो लॉजिकल रीजनिंग आप पेपर अटेम्प्ट करो, आप PY मतलब जैसे आपने मान लीजिए सर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यू डिड चैप्टर 1 to 10 जो स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स किया, फिर उसके PYQs देख लिए, आपको उनकी लैंग्वेज में पता चलेगा वो कैसी चीजें पूछते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग वो करते ही नहीं है, PYQs लोगों को पता ही नहीं एनालाइज कैसे करने हैं, वो सिर्फ अटेम्प्ट करते हैं, उसके हर ऑप्शन को एनालाइज नहीं करते। बहुत सही बोला आपने आदिति। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आदिति ने बोला है कि PYQ का एनालिसिस हम करते नहीं है। I remember I saw one student going through PYQ book just like we go through newspaper. So I think that's very wrong approach. Very wrong. तो PYQ analyze जब करना है तो subject wise करना चाहिए. And what Aditi means by that is that अगर ancient और medieval history की बात करें, you pick up PYQs from the last 10 years, you will see in ancient history they are asking questions from 4 areas only: Harappan, Jainism, Buddhism, and some Indian philosophy. Whereas and also Gupta Empire, 5 topics, and in medieval they are asking only Vijayanagar, Bhakti and Sufi. But अब इनमें से किस थीम पे पूछ रहे हैं, इनमें से किस डेप्थ में जा रहे हैं, वो ऑप्शंस को पढ़ के हम उनसे नोट्स बना सकते हैं. दिस इज व्हाट आई थिंक अदिति यू मीन बाय दैट. एंड सिर्फ स्पेशली एंशिएंट मेडिवल में जैसे आपने बोला विजयनगर से पूछ रहे हैं, तो बहुत मेरा तो सर ऐसा होता था, मेडिवल से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आई वुड पुट विजयनगर इज द आंसर, क्योंकि मुझे पता है वहीं से आने वाला है. तो ये और वो सही भी था, जैसे इस बार भी सर लास्ट ईयर भी और लास्ट से लास्ट ईयर भी तीनों में जो था वो विजयनगर ही था आंसर.
तो आप ऐसे कर सकते हैं। और सर एक और चीज है, जैसे जो एंशिएंट एंड मेडिवल है, आप उसमें 25 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि हिस्ट्री चेंज नहीं हो रही है। Yes. और एक एग्जाम रोबोट्स करके साइट थी, अब ऐसे टेक्स्ट बुक करके आती है जिसमें वो लिंक करते हैं क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से। तो अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, फिर उसके सारे ऑप्शंस देख लो, जैसे कि जैसे अशोका के पिलर हो गए, कि इस वाले अशोका के पिलर में उसका नाम क्या था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन था एग्जैक्टली। तो अगर वो सारे कर ले हम 25 ईयर्स के PYQ, तो मेरे को लगता है एंशिएंट मेडिवल तो हमारा हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर पता नहीं क्या नितिन सिंघानिया पढ़ेंगे, उससे सर इट्स नॉट वेरी यूजफुल। आई एम नॉट सेइंग दैट कि बिल्कुल काम नहीं आएगा, बट ROI बहुत कम है। वेरी नाइस। एंड आई नो दैट वेबसाइट टू, एग्जाम रोबो बहुत अच्छी वेबसाइट है। Yes. उसमें सब्जेक्ट वाइज और उस क्वेश्चन से रिलेटेड पिछले सालों में क्या पूछा है वो भी साथ ही दे रखा होता है रिकमेंडेशन। एंड सिर्फ यूपीएससी नहीं, जो दूसरे स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं रिलेटेड। तो सर हिस्ट्री तो कहाँ से ही आएगी, और मुझे लगता है वो बहुत सही एक्सरसाइज है। फॉर मेरी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी, तो मुझे लगता है उसकी वजह से है। वेरी नाइस। तो अदिति, अभी जैसे स्टूडेंट्स आर राइटिंग मॉक दीस डेज, और आफ्टर राइटिंग मॉक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स लूज देयर कॉन्फिडेंस कि हमारे तो मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पर, हम वहाँ पे कैसे क्रैक करेंगे प्रीलिम्स, वहाँ हमें 100 चाहिए मिनिमम, यहाँ हमारा 50 आ रहा है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस स्टेज पे, और आपने कैसे उसको टैकल किया, क्या सोचकर? सर ये बहुत ही गलत सोच है कि मॉक में मेरे 50 आ रहे हैं तो क्या आ रहे होंगे। सर मेरे साथ ऐसा हुआ। सो आई गॉट, मेरी जो डिग्री थी वो 2020 में कंप्लीट हुई थी। जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स मेरा बीटेक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो इससे मैंने उस साल का पर मेरा मन था देने का उस ईयर का, बट आई गेव विजन का अभ्यास, एंड उसमें आए थे मेरे सिर्फ 60 नंबर। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहाँ ही होगा, सो आई डेंट गिव दैट ईयर्स प्रीलिम्स। मैंने घर बैठ के वो पेपर दिया, मेरे 130 आ रहे थे। तो बहुत मतलब ऑब्वियसली घर पे आप बैठ रहे हो तो नंबर थोड़े बढ़ जाते हैं, बट जो मॉक में आ रहे हैं क्वेश्चंस वो वापस रिपीट नहीं होने वाले। मॉक सिर्फ इसलिए है कि अगर वहां पे अजीब से क्वेश्चंस आए तो आप उनको हैंडल कर पाए। तो चाहे आप कोई भी कोचिंग का मॉक उठा लो, ऐसे क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होने वाला। एटलीस्ट मेंस में हो जाते हैं, मॉक प्री में नहीं होंगे। बट वो बस आपको ये बता रहे हैं कि अगर ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आए तो आप हैंडल कैसे करोगे। कि आपके 60 नंबर आ रहे हैं फिर भी आप पेपर में रो नहीं रहे हो। बहुत लोग पेपर में रोना शुरू कर देते हैं। देयर वर वन पर्सन हु स्टार्टेड वॉमिटिंग इन बिटवीन द प्रीलिम्स 2021। तो अगर आप ऐसे करोगे तो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द लिस्ट। सो यू हैव टू बी हैव अ लेवल ऑफ मेंटल प्रिपेयर्डनेस, एंड मॉक उसमें काम करते हैं। तो बस मॉक आप दे, मतलब ऐसा होना चाहिए बस मॉक देने के लिए भी नहीं देना है। आप सपोज 1 वीक पढ़े, आपने संडे को मॉक दिया, तो आई यूज्ड टू गिव 2 hours टू मॉक एंड 4 hours टू द इट्स एनालिसिस। तो उसके आंसर्स भी पढ़ने होते हैं, सिर्फ देख के कुछ नहीं होता इफ यू आर नॉट लाइक एनालाइजिंग इट। तो दिस वुड बी माय एडवाइस। सो बेसिकली मॉक का जो इम्पोर्टेंस है वो है कि आप एग्जाम कंडीशंस को एक्सपीरियंस करो। आप क्वेश्चन जो है उनको आप एक्सपेक्ट मत करो कि दे आर गोइंग टू बी देयर, और you should not be even expecting कि you will be having the same marks in the prelims in both case, चाहे आप मॉक में अच्छा करो या फिर खराब। एंड उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि the 10 to 15 questions that we have in prelims examination, as I said and as Aditi also said, will be based on logical reasoning, and mocks में वो logical reasoning वाले questions somehow missing होते हैं, या फिर people are not able to frame it properly. So that is why I would not say that it is the perfect yardstick to measure your performance. You should rely on mocks just to revise your static and to exceed. So you should rely on mocks to revise your static and have a strategy how to attempt the paper. Mocks की utility यहीं तक है। मेरी एक दोस्त थी सर, 160 आते थे उसके, नहीं हुआ था उसका प्रीलिम्स। मेरे दोस्त था 80 आते थे उसके, उसका हो गया था। मॉक्स का कोरिलेशन नहीं है उसमें इतना। एंड सर एक टॉपर थे 2020 के, प्रत्युष पांडे, उनका भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। ही वॉज फ्रॉम IIT एंड देन IIM। तो उनकी स्ट्रैटेजी भी यही थी, वो यही कहते थे कि आप पहले इजी क्वेश्चंस कर लो, फिर मीडियम क्वेश्चंस कर लो, एंड देन थोड़े से डिफिकल्ट, उसमें हमारा हो जाता है। हम क्या, सो सर मेरी फ्रेंड है, शी इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। इकोनॉमी आई वुड से कि उसकी बहुत स्ट्रांग है, बट एक क्वेश्चन आया था नॉमिनल रेवेन्यू रेट, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। अब वो हर चीज, अब वो पैनिक कर गई कि मैंने एग्जैक्टली ये चीज पढ़ी नहीं है, तो शी डिडंट अटेम्प्ट इट।
बट बात ये हर चीज पढ़ी हुई नहीं आएगी. यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड देन अटेम्प्ट इट. एंड प्रीलिम्स में तो चलो हमने ये चीज समझ ली है कि बहुत जरूरी है कि आप मेंटली बहुत स्टेबल रहो उस दिन भी. एंड आई वुड गिव वन मोर एडवाइस, लास्ट एडवाइस ऑन प्रीलिम्स, कि जिस दिन आपका एग्जाम होएगा, बाय चांस इफ यू कम अक्रॉस क्वेश्चंस ऑन medieval and ancient in the very first and second page, so बस इतना ही सोचना कि आपका सेट खराब है, किस्मत ठीक है. It's very important. It's very important. क्योंकि कभी कभी when you see such questions in the very first and second page, you tend to lose confidence. बस ये सोच लो कि आपको सेट दूसरा मिल गया, दूसरे को इकोनॉमी पॉलिटी वाला मिल गया, वो खुश है. तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को चूज करो वाइजली, डोंट गो नेसेसरली बाय सीरियल ऑर्डर. बाकी आपकी अपनी स्ट्रेटजी भी होगी. सर दिस हैपेंड विद मी इन माय फर्स्ट प्रीलिम्स. तो मेरा सेट डी था और साइंस एंड टेक से स्टार्ट हुआ. मुझे लगता था मेरा अच्छा है साइंस एंड टेक, पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे मुझे आए नहीं स्टार्टिंग के 2 पेजेस तक. फिर पॉलिटी स्टार्ट हुआ तो फिर मुझे लगा चलो अब ठीक है, बट उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया था. बट तो इसलिए आपका सेट ही खराब है, क्वेश्चंस खराब नहीं है. एंड सर लास्ट के टाइम में मैं एक और चीज बोलूंगी कि प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए. जैसे आप स्टैटिक रिवाइज कर रहे हो तो अच्छी चीज है. जैसे कोचिंग की वेबसाइट्स होती हैं, दे पोस्ट 5 क्वेश्चंस डेली एमसीक्यू टाइप. तो आप अगर उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो आपका एक सब कॉन्शियस में एक बहुत बड़ी नॉलेज सिस्टम हो जाती है. यू डोंट नीड टू मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग कि भाई हर उस पर पता होना चाहिए. जस्ट नीड टू नो हाँ ये है, अपने दिमाग में रखो. और जब आप एग्जाम देने जाते हैं, द फर्स्ट ऑप्शन दैट कम्स टू योर माइंड इज बेस्ड ऑन द सबकॉन्शियस. तो उससे ही हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए. मैंने एक चीज देखी है, जब ए और बी रह जाते हैं और हम ए कर देते हैं, फिर हमारा दिमाग कुछ बोलता है, फिर हम चेंज करके बी कर देते हैं, वो हमेशा गलत होता है. द फर्स्ट ऑप्शन दैट कम्स टू योर माइंड इज ऑलवेज द राइट आंसर. इट्स बेस्ड ऑन द सबकॉन्शियस. तो उसको डेवलप करने के लिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. तो जो वेबसाइट्स है उन पर जाके क्वेश्चन सॉल्व करो. और सर जैसे ज्योग्राफी में प्लेसेस इन न्यूज बहुत ज्यादा आता है, जैसे ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में यही ज्यादा आता है. तो आप ये जो प्लेसेस एंड न्यूज होती हैं, एक बार उनको देख के चले जाओ. करंट अफेयर्स में मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेसेस एंड न्यूज सारी देख लूं. मैं उसके लिए सर अल जजीरा देखती थी खाते टाइम. तो अल जजीरा में बहुत सारी प्लेसेस एंड न्यूज आ जाती थी खाते टाइम. बट बहुत सारे लोग कंपाइल करते हैं प्लेसेस एंड न्यूज, तो वहां से भी कर सकते हैं. एंड एक और चीज थी सर कि मैं क्या करती थी, इंडियन एक्सप्रेस मेरा करंट अफेयर्स का मेन सोर्स था. जो मैंने इस बार किया, इससे पहले हिंदू था, बोथ आर सिमिलर. इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज इज मच मोर इजियर. तो अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा और फिर अगर आप करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं को, जैसे इनसाइट्स की साइट है, उस पर हर डेली 10 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, वो जो न्यूज़पेपर में आते हैं, तो आप उसको अगले दिन कर लो, तो वो रिवाइज हो जा रहा था. तो ये वाली चीजें बहुत ट्रिवियल सी लगती हैं, बट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इज द ओनली थिंग जो आपको प्रीलिम सॉल्व कराएगा. आज भी मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, सबके पास इनफ नॉलेज है कि वो प्रीलिम्स कर सकते हैं, अगर वो दिमाग शांत रखें, एक टेक्निक रखें और भगवान पे भरोसा रखें थोड़ा. जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. भगवान पे भरोसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा. इन दिस जर्नी मुझे लास्ट अभी बहुत ही ज्यादा ये लग रहा है कि क्योंकि आपको एक होप चाहिए होती है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कोई तो है. तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड सर ज्योग्राफी में एक और चीज बोलूंगी, जैसे मैपिंग होती है. अब जैसे टाइगर रिजर्व जब लास्ट टाइम मैंने याद करे तो शायद 50 थे, अभी पता नहीं कितने हो गए हैं. जैसे 50, तो 50 की 50 टाइगर रिजर्व आपको याद होने चाहिए. रामसर साइट्स आपको याद होनी चाहिए. तो मैं क्या करती थी, मैं सुबह उठ के मैप देख रही हूँ, मैं नहाते टाइम सोच रही हूँ उसके बारे में, रात में वापस कर रही हूँ. ये एक्सरसाइज 3 दिन करोगे तो लाइक आई न्यू टाइगर रिजर्व लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं. तो मैपिंग और ज्योग्राफी में प्लेसेस इन यूज कर लेंगे तो ज्योग्राफी वुड बी डन. वेरी नाइस. ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने प्रीलिम्स के ऊपर काफी चीजों को समझा होगा कि व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन. नॉट टू बी डन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें पता होना चाहिए कि अब तक वी मे बी डूइंग द सेम एंड वी केम टू नो that it should not be done. So please make a note of that we don't waste our time in reading multiple things. Static में targeted way में और reasoning और set का ध्यान रखते हुए उन सब के बारे में सोचना. And don't lose your mental peace. नींद अपनी बहुत अच्छी आपको लेनी है, तभी आपका जैसे कहते हैं. एंड सर ये इस एग्जाम में हम भूल जाते हैं, इंसान ही बैठ रहे हैं, हनुमान भगवान नहीं बैठ रहे हैं कि भाई सब आता है. सब इंसान है.
इक्वलाइजर है, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई बहुत अच्छे कॉलेज से है या फिर कोई डिफरेंट स्ट्रीम से है या कुछ भी है, सब बराबर है ये। मतलब यूपीएससी इज अ एग्जाम विच प्रोवाइड्स यू अ क्लीन स्लेट, आप अपनी जिंदगी वापस नई तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर इस चीज को रख के हम पेपर देंगे ना बहुत शांति से, तो आराम से हो जाएगा। So, Aditi, since you had mathematics as an optional and you were scoring to a certain extent, you were not able to manage a score beyond that. Yes, sir. What gave you confidence to switch to a different option? You could have simply prepared mathematics in a more जैसे कहते हैं targeted manner. तो switch क्यों करना पड़ा? सर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी। तो मेरा सर ने बताया कि मैं आईआईटी दिल्ली से थी। सर 2018 में कनिष्क कटारिया सर फर्स्ट आए थे और उनके नंबर 380 थे मैथ्स में। तो वो सोच के मैंने सोचा मैं भी मैथ्स ही ले लूंगी। बट बात ये थी, मैंने सर 4th ईयर तक बिल्कुल मैथ्स ऑप्शनल प्रिपेयर वगैरह कुछ नहीं किया था। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन नवंबर 2020 और उसके बाद प्रीलिम्स आ गया था। प्रीलिम्स आने वाला था तो मैंने प्रीलिम्स पे फोकस किया, फिर प्रीलिम्स हो गया पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ कोविड। बट उसमें भी मैं प्रीलिम्स ही पढ़ती रही। सो मैं 7-8 महीने में प्रीलिम्स पढ़ रही हूँ, मेरा मैथ्स का सिलेबस पूरा नहीं हुआ। मैंने फर्स्ट मेंस दिया, उसके 2-3 महीने बाद फिर से प्री आ गया और 2-3 महीने बाद मेंस आ गया। तो आई कुडंट ऐड एनीथिंग। जो मेरा मैथ्स का सिलेबस एक तो पूरा नहीं हुआ था और वो बहुत प्रैक्टिस मांगता है। तो मैथ्स ऑप्शन ऐसे बहुत अच्छा है अगर आप एक एक चीज कर लो। बट अगर आपने if you're not giving 100% to the maths optional, so you won't be getting any marks. I got 164 in both of my attempt, including both papers. बहुत लोग ऐसे पूछते हैं एक पेपर में आए हैं क्या? मैंने दोनों पेपर मिला के आए थे। तो उसका मेन रीजन यही था कि मैं उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। और बहुत सारे, मेरी सीनियर थी सुरभि सिंगला मैम, उनकी 91st रैंक थी। तो उनके साथ भी यही हुआ था, उन्होंने 4 मेंस दिए थे, 170, 170, 170। 5th मेंस में आए थे उनके 299। देन आई कॉल्ड हर एंड उनसे मैंने पूछा आपने ऐसा क्या किया? तो शी सेड कि उन्होंने जीएस पढ़ना छोड़ दिया और वो मैथ्स ही पढ़ती थी। जो थर्मोडायनामिक्स और ऐसे क्वेश्चन उनको 4-4 महीने लगाए, एक एक बुक के सारे एग्जाम्पल। तो वो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत लंबा है। सो मेरी एक और फ्रेंड थी अनुजा त्रिवेदी, शी गॉट सिलेक्टेड विद सोशियोलॉजी ऑप्शनल। शी सेड उसने 3 महीने में 3 या 3 and 4 months में सोशियो किया था। सो आई थॉट कि मे बी ये बेटर रहेगा। एंड सर जो मैंने चेंज करने का बनाया था कि मैं मेंस 2022 दिया, मैंने मैथ्स का पेपर 1 दिया। आई रियलाइज कि मेरा तो नहीं हो रहा, आई वांटेड टू क्विट दिस प्रेपरेशन। तो मैंने सर छोड़ दी थी प्रेपरेशन 1 महीने के लिए। मैं अपने दोस्तों के पास गई, फिर उसके बाद जब मैंने उनकी लाइफ देखी तो कोई ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी कि बड़ी अच्छी है। तो मैंने सोचा चलो एक बार और ही कर लेते हैं। everyone advised me कि भाई मत चेंज करो क्योंकि you have done so much in maths, आप अच्छे से कर सकते हो मैथ्स में। बट आई थिंक सर वो लीप ऑफ फेथ मैं जो कह रही हूँ वो लेना पड़ता है आपको खुद के लिए। अगर मैंने माना होता तो शायद से मैं आज भी 180 पे ही होती और मेरा इस अटेम्प्ट में भी नहीं होता। आई टुक अ लीप ऑफ फेथ, आई चेंज्ड माय ऑप्शनल, स्टार्टेड इन अराउंड एंड ऑफ दिसंबर। फिर इसलिए मैंने चेंज किया। और सर मैथ्स ऑप्शनल मैं इसलिए और नहीं कर पा रही थी क्योंकि व्हेन यू फेल ट्वाइस ना तो आपको अच्छा नहीं लगता वो चीज पढ़ना। आई वांटेड समथिंग न्यू। So this was it, sir. Okay. And why did you switch to socio only? You could have picked PSIR, Anthro, Law, कुछ भी ले सकते थे, सोशो ही क्यों लिया? सर 3 सोचे थे मैंने, एंथ्रो, पीएसआईआर एंड सोशियो। पीएसआईआर क्योंकि मेरे जीएस 2 के नंबर अच्छे थे तो मुझे लगा पीएसआई ले सकती हूँ। बट सर मैंने सुना है कि 1-1 साल तक कोचिंग खत्म नहीं हो रही है पीएसआईआर की आजकल, तो इसलिए मैंने हटा दिया। सर एंथ्रो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बायोलॉजी इतना पसंद नहीं है तो नहीं लिया। फिर सोशियोलॉजी सर, I had a very keen interest in what is happening around society. One of the reason I started preparing for UPSC also. So जब मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा, स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, संस्कृताइजेशन एंड ऑल, आप सोसाइटी को एनालाइज, मतलब आई लुक एट सोसाइटी एट अ वेरी डिफरेंट वे नाउ। द कंसेप्ट लाइक पेट्रियार्कल बार्गेन, जो हम कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती थी, जो उसको फाइनली आप पेट्रियार्कल बार्गेन में पढ़ते हो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगता है मुझे सोशियोलॉजी में इतना इंटरेस्ट आया, दैट्स व्हाई आई कुड डू इट इन 3 months. This was my reason. Very nice. तो अदिति, क्या कहते हैं, you did sociology crash course with us and daily answer writing program with us. Yes, sir. So, what difference do you find? कई लोगों को लगता है कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम और क्या आंसर राइटिंग हमें रोज करना चाहिए,
बट कभी कभी वो कर नहीं पाते। और क्रैश कोर्स से आपको क्या सीखने को मिला? इन दोनों प्रोग्राम से आपको क्या बेनिफिट मिला बेसिकली? सर तो मैंने जब दिसंबर में स्टार्ट किया तो मैंने 1 मंथ मैंने लिया था, जो लेक्चर्स वो मैंने 1 मंथ में खत्म करे थे। 2x स्पीड पे चार चार लेक्चर पढ़ती थी, तो मेरा एक बेसिक खत्म हो गया था। नेक्स्ट महीना मैंने नितिन सांगवान पढ़ा था, मेरे बेस नोट्स हो गए थे। बट बात ये थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करना है। देन आई सर मेरी सीनियर थी, उन्होंने भी आपकी डेली आंसर राइटिंग करी थी, तो इसलिए उन्होंने बोला यू शुड ज्वाइन इट टू। सो आई जॉइन योर डेली आंसर राइटिंग। तो उसमें ऐसा हो रहा था कि एवरी डे वी वर गेटिंग 3 to 4 क्वेश्चंस। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं ऐसा देख के आंसर लिखती थी, क्योंकि मुझे 1-2 महीने में याद नहीं हुआ था। तो मैं देख के आंसर लिख रही थी। देन आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस, तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स थे ऐसे जो मुझे लगता है नहीं थे। जैसे सर अशरफाइजेशन मैंने नहीं पढ़ा था, बट सर आपने एग्जांपल दिया। कोरे डी वियर स्ट्रॉस, नाम याद नहीं आ रहा उनका। हाँ, तो वो मुझे नहीं, तो ऐसे वाले जो थिंकर्स थे वो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लिए। तो जो मेरा डेली आंसर राइटिंग था, इट वाज अ वे ऑफ रिवाइजिंग द नोट्स दैट आई हैव मेड और एडिंग वैल्यू इन इट। तो मैंने एक डेली आंसर राइटिंग सर आपका किया था, और एक टेलीग्राम पे सोशो मेंटर था उनका भी किया था। तो मैंने 2 आंसर राइटिंग के कोर्स करे थे, तो आई वाज राइटिंग 10 क्वेश्चंस डेली। तो मुझे तो लगता है कि डेली आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विश कि और पेपर्स के लिए भी होता, GS 1 2 3 4, बट मुझे सोशो के लिए मिल गया तो इट्स अ गुड थिंग। एंड सर जो क्रैश कोर्स था, आई टुक इट आफ्टर प्री। तो सर उसमें मैंने सिर्फ पेपर 1 एंड पेपर 2 जो मेरा वैल्यू एडिशन हुआ है आफ्टर प्रीलिम्स, वो वहीं से किया था मैंने। एंड सर मेरे पेपर 1 में आई थिंक अच्छे नंबर आ गए, अराउंड 137 है। एंड सर मैं क्या करती थी, जैसे आपने क्रैश कोर्स में जो भी आप पढ़ाते थे, उसके बाद आई यूज्ड टू ऐड इट इन माय नोट्स एंड फिर आई यूज्ड टू गिव द पेपर ऑफ इट। सो आई गिव 5 पेपर्स ऑफ पेपर 1। बट मैं पेपर 2 में ये चीज नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम। तो पेपर 1 में मेरे नंबर अच्छे हैं, पेपर 2 में मेरे अच्छे नहीं है इतने। तो आई थिंक मुझे तो सर बहुत ज्यादा हेल्प हुआ, क्योंकि नॉलेज सबको है, लिखना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी सेज कि ऐसे लिखो वैसे लिखो, बट यू वर लाइक कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की तरह लिखो, कि नॉर्मल डेफिनेशन लिखो, फिर एक बॉक्स बनाओ, फिर पॉइंट्स में आंसर लिख दो। सो सर वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरी एक फ्रेंड है सर, वो 4 मेंस दे चुकी है सोशल से, बट द प्रॉब्लम वाज कि शी वाज राइटिंग सो मच कि वो समझ ही नहीं आ रहा था। सो दैट वाज इट सर। यस। सो एक चीज यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि ये काफी इम्पोर्टेंट भी है बच्चों के लिए जानना कि आपका नॉलेज भले 6 अटेम्प्ट जैसा हो जाए, बट आपका राइट अप शुड ऑलवेज अपीयर एज इफ यू आर राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला। बट कई बच्चों के राइट अप में इतना कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, थिंकर्स एंड फिलोसॉफिकल लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, दैट इट बिकम्स incomprehensible to examiner, and sometimes it may seem irritating also to the examiner. So writing simple is the key. That means you have to unlearn also. Learning to gain knowledge, but unlearning to write precisely. So this is very important. बट अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की तरह लिखना है तो उसके लिए यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो सर वो मैंने ऐसे बनाए थे, सर सपोज देखिए कार्ल मार्क्स है, तो कार्ल मार्क्स का जो भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होंगे जो उसमें कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिवीजन, फॉर एग्जांपल एलियनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ एलियनेशन बाय कार्ल मार्क्स आप स्टार्टिंग में लिखो, फीचर्स ऑफ एलियनेशन, टाइप्स ऑफ एलियनेशन, क्रिटिसिज्म एंड देन कंक्लूजन। ये 2 पेज में हो जाएगा। आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं। तो अगर आपने ऐसे बना रखे होंगे तो एग्जाम टाइम में मतलब यू आर डायरेक्टली डाउनलोडिंग एवरीथिंग फ्रॉम योर ब्रेन टू द आंसर शीट। तो अगर आप, और सोशो पेपर 1 में ऐसा है कि क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड। तो अगर आप कोई भी थिंकर उठा लीजिए, थिंकर या कोई भी चैप्टर उठा लो, जैसे फैमिली वाले उठा ले, तो फैमिली में आपको पता चलेगा, जैसे वो ये बहुत पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। तो फैमिली की डेफिनेशन, नॉर्थ वर्सेस साउथ के 10 पॉइंट्स आपको रटे हुए होने चाहिए, वहां पे नहीं बनाने वाले हम। और एक कंक्लूजन, ये वाली चीजें मैंने शॉर्ट नोट्स में बनाई थी, और ये सब मैंने प्री के बाद किया। प्री से पहले मेरे कोई शॉर्ट नोट्स नहीं थे। तो आई टुक अराउंड 1 मंथ टू मेक शॉर्ट नोट्स, एंड फिर देन उसके बाद मैंने आंसर लिखना शुरू किया था। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यही होता है कि आपके पास नॉलेज मतलब बहुत कम है, तो आप सब लिख रहे हो, मतलब एक पेज में आ गया, मेरे नोट्स बन गए एक पेज, वरना नहीं बनते हैं। सो वही बात है कि जब आप टेबल पे डिस्कस कर रहे हो लोगों के साथ, देन यू मे डिबेट फॉर 1 hour 2 hour,
बट जब आप लिखने बैठे हो तो यू हैव टू राइट इन 7 minutes. Yes. वो चीज अलग हो जाती है एंड दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस. सो सर एंड टॉपर जैसे वैल्यू एडिशन के लिए मैंने बहुत सारी टॉपर कॉपीज भी देखी हैं, और अगर आपने देखा हो जिनके भी बहुत अच्छे नंबर आए थे, दे वर राइटिंग वेरी सिंपल. थिंकर ही नहीं थे उनके पेपर 2 में, मुझे थिंकर ही नहीं दिखे. दे व्हाट दे वर डूइंग वाज कि सपोज ट्राइबल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय ट्राइबल पीपल इन यूनिवर्सिटीज पे क्वेश्चन आ रहा है. सो आपने एजुकेशन या किसी की भी डेफिनेशन लिख दी, देन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंटर्स ऑफ पेपर 1, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर 5 से स्टार्ट करो, फिर चैप्टर 6 वर्क पे जाओ, कार्ल मार्क्स पे चले जाओ, एलियनेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. तो पेपर 1 के पॉइंट से आप पेपर 2 के आंसर लिखो. तो जो लोग ऐसा कर रहे थे उनके नंबर काफी अच्छे थे. सो आई थिंक ये वाली चीज भी, हम थिंकर्स के पीछे भागने के बजाय वो एक सोशियोलॉजिकल कीवर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा. वेरी नाइस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला देती है आपने. वी शुड नॉट बी चेजिंग थिंकर्स. अभी रिसेंटली एक सेशन भी लिया था अनुपम सिंह, ही इज आल्सो फ्रॉम योर कॉलेज आईआईटी दिल्ली, वो आया था यहाँ पर. उसने स्पेशली इस चीज को हाईलाइट किया कि थिंकर्स के पीछे नहीं भागना. आंसर बड़ा सिंपल रखना है. थिंकर सिर्फ ड्रेसिंग होती है. अनफॉर्चुनेटली लोग उसको केक बना देते हैं. केक तो क्वेश्चन का डिमांड ही रहेगा हमेशा. सो अदिति, कई कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के. बड़ा क्वेश्चंस को ले लेता हूँ मैं. सो I'll start with Sneha. What should be strategy for completing optional by December? Sociology optional or yes. Yes, and how to make notes keeping PYQs in mind. तो दिसंबर तक खत्म करने का स्ट्रेटेजी और नोट्स PYQ के हिसाब से कैसे बनाएं? सपोज अगर आपने कोचिंग ले रखी है, फाउंडेशन कोर्स ले रखे हैं, तो उस अगर वो एक बार कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद उसके नोट्स होंगे आपके, वो बेसिक नोट्स रहेंगे. अब वो तो जब कोचिंग जब तक खत्म होगी वो तो तभी खत्म होंगे, उसमें तो आई कांट हेल्प यू. बट इफ यू हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मैं ये कह सकती हूँ आप 2x पे करके एवरी डे यू कुड वॉच 4 लेक्चर्स, तो आप जल्दी खत्म कर सकते हो, जो कि मैंने किया था. एंड सपोज इफ योर कोचिंग हैज एंडेड, तब आप एक बार पढ़ने के बाद फिर नितिन सांगवान पढ़ो एंड देन PYQs खोलो. तो PYQs में आप ऐसे स्टार्ट करो. फॉर एग्जाम्पल टेक एमिल दुर्खीम, तो उनके सुसाइड पे क्वेश्चंस 4, आप सुसाइड लिखो और फिर एक डायग्राम बनाओ सुसाइड पे उसने क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रखे हैं PYQs में. जो तो आपके फाइनल शॉर्ट नोट्स होंगे वैसे होने चाहिए. सुसाइड की डेफिनेशन, अब सपोज उन्होंने सुसाइड का रेलेवेंस इन करेंट टाइम, थ्योरी ऑफ सुसाइड का करेंट टाइम में लिखा हुआ है, तो रेलेवेंस के नोट्स बना लो. मतलब ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम PYQs, उनको ऐसे बनाओ कि 2 पेज में सब कुछ आ जाए और वही आंसर आप हर जगह लिख सकते हो. मतलब आपको मतलब यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एवरी क्वेश्चन देन मेक योर नोट्स. हम हर क्वेश्चन का तो आंसर नहीं लिख सकते, इतने सारे आ चुके हैं. एंड सर फॉर एग्जाम्पल जो कलेक्टिव एफर्वेसेंस की बात होती है, थ्योरी ऑफ रिलीजन की बात होती है, तो उसमें वो पूछ रहे हैं कि रेलेवेंस इन करेंट टाइम, तो उसमें नेशनलिज्म आ गया, उसमें स्पोर्ट्स वाला आ गया. ये वाली चीजें जो होती है वो आप एक साथ लिखी होगी आपके पास. तो सुसाइड पे लिख लिया, फिर रिलीजन पे लिख लिया, फिर डिवीजन ऑफ लेबर था उनकी, उस पे लिख लिया. फिर देयर वाज अ क्वेश्चन कंपेयरिंग डिवीजन ऑफ लेबर बाय मार्क्स टू एमिल डुर्कहाइम, तो वो लिख लिया, उसका डिफरेंस एंड उसका सिमिलैरिटी, एंड देन फाइनली अ कंक्लूजन. तो PYQ से ऐसे अपने को बनाने हैं. नॉट यू शुड नॉट अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन कि भाई मैं हर क्वेश्चन लिख के देख रही हूँ. उन क्वेश्चन से अपना एक बेस ऐसा बनाओ कि यू कुड आंसर एवरी क्वेश्चन. सो अदिति, इसी में अगर मैं ऐड करूं, बच्चों को ये कैसे समझ आएगा कि जो उन्होंने पढ़ा है वो एप्लीकेशन उसकी समझ पा रहे हैं कि नहीं. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे रिलीजन की अभी आपने बात करी, जस्ट टॉक्ड अबाउट दरखाइम्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन एंड कलेक्टिव एफर्वेसेंस. तो जैसे वी आल्सो यूज्ड टू डिस्कस इन द क्लास दैट यू कैन टॉक अबाउट नेशनलिज्म, यू कैन टॉक अबाउट क्रिकेट स्टेडियम. वो भी एक सेंटीमेंट होता है प्रिवेलिंग लोगों में, एक एक्साइटमेंट होता है कलेक्टिव की भाई इंडिया को जाना है. तो दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ रिलीजन. बट लोग ऐसे रिलेट करते नहीं है यूजुअली, वो एकदम स्टैटिक ही रख पाते हैं. तो उनको कैसे समझ आएगा कि ये हमें एप्लीकेशन इस लेवल पे सोचना है? सर मेरे साथ भी सेम था. सो ये PYQ था शायद से, मुझे तब नहीं आया था. देन आई जॉइंड द डेली आंसर राइटिंग कोर्स और उसमें आपने एग्जांपल दिए थे रिलीजन, स्पोर्ट्स एज अ रिलीजन, एंड पॉलिटिक्स भी एक रिलीजन हो सकती है कि लोगों को जो सेक्रेड एंड प्रोफेन वाली चीज.
तो सर मुझे ऐसा लग रहा था इफ यू फाइंड अ क्वेश्चन, अगर आपके पास ढंग का आंसर नहीं है, यू शुड आस्क समबडी। या तो आप टीचर से पूछ लीजिए या फिर कोई आपके दोस्त है उनसे पूछ लेंगे, तभी वो करेंट टाइम में रेलेवेंस आएगा। हम लोग पता है क्या सोचते हैं, हमने ब्रेनस्टॉर्म कर लिए, 2 पॉइंट्स कर लिए, 2 पॉइंट्स कर लिए, आंसर हो गया। बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग एक क्वालिटी भी होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी ब्रेनस्टॉर्म होनी चाहिए। सपोज यू आर रीडिंग समथिंग, देयर इज अ PYQ, सर्च इट ऑन नेट। आप चैट जीपीटी पे यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी पे ऐसे प्रॉम्प्ट डालो कि यूज सम सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, तो फिर वो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स यूज करता है। एंड सर देयर इज वन मोर वेबसाइट, योर आर्टिकल लाइब्रेरी। उस पे वो थोड़े करंट के उसमें डालते हैं। सो वॉट एवर क्वेश्चन दैट यू वांट टू हैव एन आंसर, उसको गूगल पे एक बार सर्च कर लो कि जो तुमने सोचा वो अच्छा है या नहीं। एंड इन द एंड अगर नहीं मिल रहा है तो यू शुड आस्क समवन, मे बी योर टीचर और मे बी योर अनदर पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। So I'll be taking the next question. This question is by Moon Knight. Okay. Sir, 2023 was my first attempt. I scored 184 in maths optional. 184 in maths optional. Okay. And decent marks in other subjects. 488. Now I want to change it to sociology. How to start from blank in new optional. Moon Knight, आपको एकदम ब्लैंक से शुरू करना है तो आई वुड एडवाइस यू कि आप पहले ना एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ो। 11th का या 12th का, उसमें ना चैप्टर दे रखा होगा थिंकर्स के ऊपर, आप डायरेक्टली जंप भी कर सकते हो उसके ऊपर। और अगर आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन चेक सम ऑफ आवर वीडियोस आल्सो। बिगिनर्स के लिए भी एक वीडियो हमने बना रखा है, सोशल फॉर बिगिनर्स, तो उसमें आपको समझ आएगा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बोलते किसे हैं, और वो मैंने सुसाइड के थ्रू समझाया है। यूजुअली सुसाइड को हम एक मेंटल इशू समझते हैं किसी एक आदमी का, बट सुसाइड भी कैसे एक पैटर्न्ड वे में समाज में एग्जिस्ट करता है, और सुसाइड रेट कैसे जंप करता है जब सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज होती है। तो ये पैटर्न की स्टडी है कि सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज हो रही है और रेट ऑफ सुसाइड बढ़ रहा है, ये पैटर्न है। तो इस पैटर्न को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये इंडिविजुअल की सिर्फ इशू नहीं है, ये कुछ सोसाइटल स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें मूवमेंट और शिफ्ट्स की वजह से, जैसे अर्थक्वेक जब आ रहा है तो उसके पीछे भी एक स्ट्रक्चर है, टेक्टोनिक शिफ्ट्स। तो कुछ ऐसे टेक्टोनिक शिफ्ट्स सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करते हैं विच इंक्रीज द सोसाइटी। तो ये सब चीजें उस वीडियो में एक्सप्लेन करी है। सो यू कैन go through NCERT first and you can start checking some videos. And our foundation batch is also starting from 3rd of June. So you may even think of joining the same because we integrate test series also in the same. तो आपको test series अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Next question is iPhone. How was your experience regarding optional change after mains 2022? What worked for you? And what one should avoid for getting decent 260 in socio-optional? I think this is already addressed by Aditi. So, I think iPhone, it worked for me because I'm sitting here. I was out of the mains list. Now I'm in the finalist. So sociology was a blessing for me. One thing is sociology. I really liked sociology. I was considering doing MA in sociology because it was such an interesting subject. So once you find any option which is very interesting, you could give 12. I was giving 12 hours to sociology because that's how I could do it in 1 month. तो अगर आप किसी ऑप्शन को इतना टाइम दे पा रहे हो तभी वो आपको डिसेंट नंबर दिखाएगा, वरना तो फिर 220 230। आई हैव अ फ्रेंड हु गॉट 203 इन सोशियोलॉजी। देयर आर पीपल हु वुड बी गेटिंग, ऐसा नहीं कि सोशियोलॉजी में तो सभी 270 ला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो क्या लगता है आपके दोस्त के 203 क्यों आए? आपका क्या ओपिनियन? सर मेरा, हम दोनों साथ में लिखते थे आंसर्स, और मुझे ऐसा लगता था एक काम ये था कि पहले हम दोनों ओपन बुक करके आंसर लिखते थे, बट बाद में उसने वो छोड़ी नहीं ओपन बुक वाली चीज, वो लास्ट तक ओपन बुक ही लिख रहा था। एंड दूसरा, उसने टेस्ट नहीं लिखे थे, ही वॉज नॉट राइटिंग टेस्ट। टेस्ट भी आप टाइम लिमिट में नहीं लिख रहे हो, यू आर डूइंग ओपन बुक टेस्ट, उसका कोई मतलब नहीं है। हम ना बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, पता नहीं कि वो कोचिंग वाले चेक करके हमें जज करेगा, वो नहीं कर रहे। वो दे गेट पीपल जो हमसे भी खराब लिख रहे होंगे। तो जैसा भी है बस राइटर, मतलब मुझे लगता है टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस अटेम्प्ट में आई रोट टेस्ट फॉर GS2 एंड सोशो पेपर 1, और मेरे इन दोनों में नंबर अच्छे हैं, और जिसमें मैंने नहीं लिखा। सो देयर इज अ यूट्यूब चैनल, आई वोंट नेम देम, बट ही सेड बर्न योर टेस्ट सीरीज। I was an idiot to took that advice.
I actually burned the test series for other, but I would say it's a very big mistake. We need test series, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं लिख रहे हो तो आप अपने आप को एनालाइज कैसे करोगे कि आपको कितने नंबर आएंगे. सो आई थिंक लोगों को एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज तो करनी चाहिए फॉर एवरीथिंग, जीएस के लिए, सोशियो के लिए एंड फॉर एथिक्स एंड एथिक्स ऐसे सॉरी. यस, क्योंकि ये पिलर भी है और जितना आप लिखते हो उतना आपको ही याद होता है, और ये पजल रहता है कि आप कितना इरेलीवेंट लिख रहे हो, कितना रेलेवेंट लिख रहे हो. तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, how many tests to write, which test series to join, how to make micro notes, how tests to write, which test series to join. Yeah, I had a paucity of time, so I couldn't write many tests. So I wrote tests only for paper one. I joined the Level Up crash course, which included the test series. I also joined Socio Mentor on Telegram. But it was kind of a daily answer writing. It was not a test. They post 5 questions daily. So टेस्ट के लिए मैंने ये किया था. और बट आई वुड से कि यू शुड गिव 5 फॉर पेपर 1, 5 फॉर पेपर 2, एंड इफ यू गिव मोर यू शुड गिव, बिकॉज फाइनली आंसर ही लिखना है. ये मुझे बहुत लेट समझ में आया, लोग बहुत पहले से कहते थे, बट मैं ऐसे कॉन्शियस होके नहीं कि भाई सबसे अच्छा आंसर लिखना है तभी लिखूंगी. डोंट चेज द परफेक्शन. आप खुद परफेक्ट हो जाओगे लिखते लिखते. जिन लोगों के नंबर आए उनको भी नहीं पता क्यों आए, तो बेस्ट थिंग है आप लिख ही लो. So like write as many tests as possible. So सहरान का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अदिति. वो पूछ रहे हैं योर स्ट्रेटेजी अबाउट मेंस. तो चलो ठीक है, बट सॉरी, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया. हाउ टू टैकल क्वेश्चंस इन सोशियोलॉजी ऑफ whom you have little or no knowledge during exam. ये बड़ा इशू होता है. वैसे लीला दुबे का सीड एंड अर्थ एक बार आया ना, तो पूरा साल लोग उसी को डिस्कस करते रहे. क्या लगता है आपको, ऐसा करना चाहिए? सर ये जो क्वेश्चंस होते हैं, बाउंसर्स होते हैं, ये हर जगह होंगे. ये प्रीलिम्स में भी होंगे, ये आपके मेंस में भी होंगे, और ये आपके इंटरव्यू में भी आएंगे. इन क्वेश्चंस पे हमें ध्यान ही नहीं देना. हर साल आएंगे, और वो तुम्हें नहीं आते होंगे, वो किसी और को भी नहीं आते होंगे. हो सकता है किसी ने एमए वगैरह कर रखा हो तो उसको आता होगा, बट डजंट मैटर. इस बार भी सर जो फैमिली वाला एक क्वेश्चन आया था, पेपर 1 में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े अजीब थे. तो मैंने पेपर 1 का जो फैमिली वाला क्वेश्चन था वो मैंने छोड़ ही दिया था, बिकॉज आई हैड नो आइडिया. तो मुझे लगता है वो फिर भी ठीक है, आप ब्लफ मत करो, क्योंकि वो एक्चुअली जो उसका पॉइंट था ना, वो बहुत डिफरेंट था फ्रॉम व्हाट फैमिली वी नो. तो हो सकता है एग्जामिनर को ये लगे कि यार ये तो बाकी जो आपने अच्छे क्वेश्चंस लिखे इसने वो भी ब्लफ किया है. तो नॉर्मल सी फैमिली की डेफिनेशन लिख दो, 2-4 कुछ आ रहा है तो ठीक है, वरना लीव इट, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, बाकी अच्छे से लिख लो. एंड जो ड्रामेटर्जी वाला आया था, तो ड्रामेटर्जी से हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि ये नॉन पॉजिटिविस्ट है. तो वी नो कि ड्रामेटर्जी या कुछ भी लिख दो, ड्रामेटर्जी से नाम तो समझ में आ ही रहा है. उसके बाद जो नॉन पॉजिटिविस्ट थे वो क्या बोलते थे, वो वाले पॉइंट्स तो हम पढ़ के गए हैं चैप्टर 3 में, वो लिख दीजिए. तो आपको हो सकता है 2-3 नंबर तो वो दे ही देगा. सो दिस इज व्हाट आई डिड. एंड सोशियोलॉजी में ना सर चैप्टर 1, 2, 3 बच्चे पता नहीं बहुत डरते हैं, वो करते नहीं है. तो वो बहुत जरूरी है करना. सो आई वाज टेलिंग दैट फ्रेंड हु गॉट 203, ही नेवर डिड चैप्टर 1, 2, 3. आई केप्ट टेलिंग कि आ रहा है क्वेश्चन, उससे कर लो. It's very important to do chapter 1, 2 and 3. Very okay. So chapter 3 guys, please do not ignore. बहुत important है और वो कंपलसरी में आता है. तो आप स्किप भी नहीं कर सकते हो. So इसलिए एंड नहीं, और जब आप कोई ऑप्शन आप चूज कर रहे होगे ना, जब यू हैव टू चूज द क्वेश्चंस, तो ऐसा होता होगा ये आपको 20 मार्कर आता है, देन जो 10 मार्कर नहीं आता है वो चैप्टर 3 से होगा, या जो 20 मार्कर नहीं आ रहा वो चैप्टर 3 से होगा. सारे क्वेश्चन तो नहीं छोड़ सकते हैं. बिल्कुल. Okay. So next question. How to do value addition, Sarah? I can tell you how I did value addition in sociology. So I joined the daily answer writing, the crash course, both Level Up and the Socio Mentor group. उसके बाद जो टॉपर कॉपी थी, मैंने जो यक्ष चौधरी सर थे AIR 6, उनकी कॉपीज बहुत फॉलो करी. उसके बाद गरिमा नरूला मैम की, उनकी भी देखी. और जो भी मतलब आप एक मार्क्स वाली शीट शायद से टेलीग्राम पे रहती है, जिसमें हर किसी में लिखा होता है इसके पेपर 1 में इतने, पेपर 2 में इतने. तो जो भी टॉपर्स हैं उन सबकी कॉपीज देखो एंड वॉच एज मेनी कॉपीज एज यू कैन. ये मैंने GS2 में बहुत ज्यादा किया था कि जो श्रुति मैम के आंसर्स थे, जो आंसर कॉपी थी वो डाउनलोड किया, और उसी ईयर की टेस्ट सीरीज भी डाउनलोड करी.
और फिर वो मैंने लिखी एंड आई वाज कंपेयरिंग माय आंसर्स टू हर आंसर्स एंड देन एडिंग व्हाट शी वाज एडिंग एक्स्ट्रा. तो ऐसे आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा. और ज्यादा वैल्यू एडिशन भी नहीं करना है. इफ यू वॉच टॉपर्स कॉपी तो वो थोड़ा बहुत तड़का मार रहे हैं. वो ऐसा नहीं है कि वैल्यू एडिशन ही डाल दिया उन्होंने. तो नॉर्मल आपको जितना बेसिक नोट्स है उसमें थोड़ी सी चीजें वैल्यू ऐड करनी है. कुछ लोग क्या करेंगे फिर 3 महीने वैल्यू ही ऐड करते रह जाएंगे. वैल्यू ऐड करके लिखना भी है. सो हैव एन आइडिया कि भाई कितना टाइम किसको कितना देना है. यानी कि हमें ये पता होना चाहिए when to stop adding value. And I also feel it is not just value addition, it is actually value refinement. Sometimes you refine your points and you eliminate some things which are not necessary. You just don't end up adding things, which is equally important. कि वो दोनों चीजें साथ चलें. And ma'am, can you just explain how can we present answer in 7 minutes? Webber 10 मार्कर के लिए शायद पूछ रहे हैं वो. 7 minutes में ही कैसे प्रेजेंट करें? वैभव, इसमें ही शॉर्ट नोट्स की सबसे बड़ी यूटिलिटी आती है. जब आपने एक डेफिनेशन, एक इंट्रोडक्शन याद किया हुआ है, आपने उसके पॉइंट्स याद करे हुए हैं, आपने क्रिटिसिज्म याद किया और आपने कंक्लूजन याद किया हुआ है, तो 7 मिनट्स में आपको कुछ करना नहीं है. जस्ट हैव टू रिप्रोड्यूस इट. लाइक आई वाज सेइंग कि अगर आ गया सुसाइड, थ्योरी ऑफ सुसाइड, हमने सुसाइड की डेफिनेशन जो डुर्कहाइम ने बोली थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शन ऑफ एनी पर्सन दैट रिजल्ट्स इन डेथ एंड द पर्सन इज अवेयर ऑफ इट, ये आपने लिखा हुआ है. फिर आपने उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या क्या है, क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है. 7 मिनट्स यू वुड बी एबल टू राइट इट. और ऑब्वियसली अगर आप पेपर भी लिखोगे तो आपकी स्पीड भी सही हो जाएगी. तो दिस इज द ओनली वे यू कैन राइट इन 7 मिनट्स. Next question is how to use toppers copy. सौरभ शर्मा पूछ रहे हैं. एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आप पिछले 2-3 साल के जो टॉपर्स हैं सोशो पे, उनकी कॉपीज उठाकर ट्राई टू फाइंड कॉमन पैटर्न कि व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट दीज पीपल दैट दे गॉट हाईएस्ट इन देयर टाइम्स. और सिर्फ हाईएस्ट को भी चेज मत करो, टॉप 3 का आप उठा लो पिछले 2-3 सालों में, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट जस्ट कंटेंट. तो कंटेंट तो 6 के 6 लोगों का अलग हुए. कुछ तो बात है कि कंटेंट अलग होने के बावजूद उनके मार्क्स अच्छे हैं. वहां पे आपको समझ आएगा व्हाट एग्जैक्टली आंसर राइटिंग इज. आपको विजिबिलिटी नाम की एक चीज दिखेगी. उनके आंसर एकदम, जैसे कॉपी खोलो तो एकदम सामने आ रहा है उनका आंसर, इतना विजिबल है स्ट्रांगली. So this is my suggestion how to use. The rest, Aditi, you will tell how did you use topper copy. सर मैंने सबसे ज्यादा यक्ष सर की मैंने एक्सटेंसिवली उनकी एक एक कॉपी देखी है कि उन्होंने 2 टेस्ट सीरीज लिखी थी. और एक चीज मैंने देखी थी कि वो डेफिनेशन लिखते थे, फिर एग्जाम्पल जस्ट नीचे लिखते थे. तो जो उनके एग्जाम्पल से बड़े अच्छे थे तो वहां से मैंने ऐड किया. देन ही यूज्ड टू मेक अ डायग्राम और वो उसको बॉक्स करते थे. ये वाली चीजें आपको है ना देख के ही पता चलेगा. तो आप जो लोगों की कॉपी देख रहे हैं वहां से पता चल जाएगा कि वो ही ऑल्सो यूज ब्लैक पेन. मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं ब्लैक पेन तो नहीं यूज कर पाई. तो आप डिफरेंट टॉपर्स देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा. अब जैसे सब्सटैंशियलाइजेशन ऑफ कास्ट सिस्टम है, तो उसमें आप ऐसे बना सकते हो, पहले कास्ट जो 4 हैं वो बना दो आप, फिर उसके बाद एरो निकाल के सब्सटैंशियलाइजेशन दिखा दो. ये डायग्राम भी उन्होंने बना रखा था, तो उससे आप निकाल सकते हो. ऐसे वैल्यू एडिशन होगा. वेरी नाइस. बेसिकली हम राइटिंग के कुछ ट्रिक्स समझ आते हैं अपनी आंसर को विजिबिलिटी गेन कराने के लिए. लाइक बॉक्सिंग अप्रोच हो गई, सब हेडिंग अप्रोच हो गई, इंडेक्सिंग की भी एक अप्रोच होती है दैट यू डोंट स्टार्ट राइटिंग राइट फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, थोड़ा स्पेस देके आगे से. सबके अलग टेक्निक्स हैं विजिबिलिटी के लिए. Yes, ये भी. Sahil, 2-3 of my friends have scored 250 to 265 in 3 months of social preparation after switching from mathematics and anthropology. What is the difference here as few others are stuck in 220 to 40 after 4 years of preparation? Difference, I think, Sahil, already Aditi ने भी explain करी दी है. Difference सिर्फ ऑप्शन का नहीं होता है, difference आपकी अप्रोच को लेके भी होती है. एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ. Don't take any option just because उसमें आपने 350 360 सुना है किसी का. एक I would advise you to not take your decisions like this in your life. It is not optional which scores, it is the student who scores. तो आप हमेशा ध्यान रखो कि how you write is going to make your
answer copy different from other. It is not which option you have taken per se. Your approach is going to be important in the whole journey. So it is difficult for us to comment on कि आपके friends के 260 तक आ गए सोशो में, but मैथ्स और एंथ्रो में नहीं आ रहे 4 साल के बाद. So I would not say कि कुछ गड़बड़ वहाँ पे, but गड़बड़ आई एम श्योर अप्रोच में है. PYQs को शायद इग्नोर किया है मोस्ट प्रोबेबली, या फिर कंटेंट को ऐड ही अभी तक कर रहे हैं, शॉर्ट नोट नहीं बनाए जैसे आदिति बोलती है. शॉर्ट नोट बनाना इज द की. शायद वो स्टेज पे नहीं है, या फिर आंसर राइटिंग भी उतना फोकस नहीं किया. मे बी दीज कुड बी द पॉसिबल रीजन. Can I just prepare PYQ in the best possible manner in those 3 months, and will it be helpful in getting score like 270? As I just have a rough idea of social, can I just prepare PYQ? Yeah, it's a very difficult thing to say. You might get it, but the point is, even if you want to have good answers of PYQ, you need to have a basic knowledge about what is sociology. If you're not aware about the basic keywords of sociology, how will you write PYQs? So that's why I did in 2 months, I was building my base notes. Then I did answer writing of PYQ based answer writing. I would say don't take this risk. First complete your basic notes as fast as you can do. Maybe just don't do GS for 2-3 months. 3 months is enough for doing sociology. अब 3 महीने सोशो करो, 12-12 घंटे, 15 घंटे बैठो. If you want to do something ना, आपके अंदर से खुद से मोटिवेशन आ जाएगा. Because I had a very positive of time, तो फिर मैंने 12 घंटे लगाए सोशो में. मैंने GS नहीं पढ़ा. मे बी इसके बाद हो सकता है, बट आई वोंट से कि सिर्फ PYQs ही कर लो. मतलब it might be risky. Yes. Not just for social, in fact for any subject. आप सिर्फ prelims भी सिर्फ PYQ basis पे करो तो वो भी गलत ही होएगा. You need to have some base, तभी आपका understanding develop होता है, और तब PYQs को आप समझ पाते हो कैसे करते हैं कैसे नहीं. हर्षित पूछ रहे हैं, if I'm not able to find interest in any optional subject, which option should I choose? मैथ्स तो मत करना प्लीज. डोंट चूज टेक्निकल सब्जेक्ट्स, क्योंकि उसमें अगर आपके पास बहुत इंटरेस्ट भी होगा ना तो भी दिक्कत आ जाएगी. जो आप कह रहे थे, आपके द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ना कि मैथ्स में 3-4 साल से नहीं आ रहे, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो इनको मत लेना. इफ यू डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, आई वुड से ट्राई सोशियोलॉजी, PSI और एंथ्रोपोलॉजी, जो सब लोग ले रहे हैं. बात ये होती है, इंटरेस्ट कहने की बातें हैं कि बहुत इंटरेस्ट होता है. आप जब पढ़ने लग जाते हैं ना, जब आप अंडरस्टैंड करेंगे सोसाइटी को, तो अपने आप इंटरेस्ट पड़ा. अब जैसे मेरा सोशियोलॉजी का ये केस था कि आई वाज टेलिंग यू, जो पेट्रियार्कल बार्गेन वाली जो चीज मैंने पढ़ी, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी कि आप सोसाइटी को कितना जैसे एनालाइज कर सकते हो. सिमिलरली जैसे वेबल एंड गुड्स होते हैं, जब आप देखते हैं कि लोग आईफोन ही खरीदे जा रहे हैं, चाहे कितना महंगा होता जा रहा है, उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, फिर आपको उसका वो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन पता चलता है. तो मुझे लगता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर आप जब पढ़ोगे तभी पता चलेगा. तो जैसे सर कह रहे थे कि देयर आर वीडियोस ऑफ एवरी ऑप्शनल ऑन यूट्यूब, तो आप उसको देखो. एंड इफ यू थिंक यार ये फिर भी मैं कर सकता हूँ, इट्स डूएबल. वंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, तो आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा. पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा लोगों का नहीं होता है, लाना ही पड़ता है. यू हैव टू ब्रिंग इट. बिल्कुल सही बात बोली आपने. इंटरेस्ट डेवलप होता है इवेंचुअली, हमें पता भी नहीं चलता कि हम शायद इसके लिए बने थे. लाइफ में एक्सप्लोर हम ऐसे ही करते हैं चीजों को. मैम, योर मार्क्स 208 इन इंटरव्यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस. थैंक यू. इवन आई एम वेरी हैप्पी. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग 208. जब मेरा जनरल राज शुक्ला सर का बोर्ड था, और मुझे ऐसा लगा पूरे उसमें कि शायद अच्छा नहीं जा रहा है. और ये टेलीग्राम ग्रुप्स पे जो इनसाइडर्स होते हैं वो कह रहे थे कि जो शुक्ला सर है वो हाई बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो लो भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं. तो शुक्ला सर ही हैं जिन्होंने 90 भी दिए हैं बच्चों को, अगर उन्होंने 208 दिए हैं. तो आई वाज थिंकिंग कहीं मुझे वो ना मिल जाए. सो यू नेवर नो कि इंटरव्यू आपका कैसा जा रहा है. बट मेरा एक चीज बढ़िया थी कि मैं जैसी गई तो उन्होंने मुझसे बोला कि यार आप तो IIT से हो, इंजीनियर इतने बड़े बड़े काम करते हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स तो कुछ नहीं करते. उन्होंने लिटरली हिंदी में बोला ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं करते. तो देन आई सेड दैट ब्यूरोक्रेट्स आर अनसंग हीरोज ऑफ मॉडर्न इंडिया. सो उन्होंने बोला सो यू वांट टू बी अनसंग हीरोइन. तो उसके बाद वो माहौल बहुत कॉन्वर्जेशन वाला हो गया था. मे बी अगर मैं ब्यूरोक्रेट्स वहां पे अलग तारीफ कर रही होती, उसके पॉजिटिव नेगेटिव मेंस का आंसर लिख रही होती, तो बात वहां जाती नहीं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आंसर्स बहुत
मैं जब प्री मॉक्स दे रही थी तो लोगों ने बोला था जो भी आपका ओपिनियन होता है वो विद इन 10 सेकंड्स होना चाहिए। फर्स्ट लाइन में आपका ओपिनियन आना चाहिए, फिर आप उसको जस्टिफाई करो। लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, देन गिव देयर ओपिनियन। सामने वाले का मन उठ चुका है, वो आपकी बात नहीं सुनना चाहता। तो ये अच्छा लगा। और दूसरा था व्हेन दे आस्क्ड मी समथिंग एंड आई डिडंट नो, मैंने उनको बोल दिया था सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। डोंट बीट अराउंड द बुश इफ यू डोंट नो इट। बाकी तो आई थिंक सर को मुझे ऑफिसर लाइक क्वालिटी दिख गई। आई एम रियली ग्लैड दे गेव मी 208। बट इंटरव्यू इज वेरी डाइसी, आप कुछ कह नहीं सकते। बट इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज मैंने धौलपुर हाउस में जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आई वॉज फीलिंग टू मीन्स। तो मुझे लगा था मुझे कभी मौका ही नहीं मिलेगा वहां तक जाने का। मैं वहां गई एंड आई वॉज थिंकिंग कि एस जयशंकर सर भी यहीं से गए होंगे, अश्विनी वैष्णव सर भी यहीं से गए होंगे, सुधांश पंत सर भी वहीं से गए होंगे, और उतनी एंजाइटी उन्होंने भी झेली होगी। और एक वीडियो भी डाला हुआ है यूपीएससी ने, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस बदले नहीं है 20-30 साल में, वही क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस। सब डरे हुए लोग हैं वहां पे, सब हमारे से नॉर्मल लोग जाते हैं। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई एम श्योर जनरल शुक्ला सर के सामने अदिति घबराई नहीं होगी। अदिति जैसी हमारे सामने वैसी वहां पे भी रही होगी। एंड दूसरा, अदिति, एक पर्सनालिटी टेस्ट में लोगों को ना डर बड़ा रहता है कि हमको ना कुछ अपीयर बड़ा स्ट्रांग होना है। सो समटाइम्स इन ऑर्डर टू अपीयर डिफरेंट, जैसे हम ड्रामाटर्जी में पढ़ते हैं, ओके, तो वी एक्चुअली स्क्रूइंग अप some of our chances. What should not be done for personality test? क्या नहीं करना चाहिए? सर ये वाली चीज मुझे जैसे मैं जब डैफ भर रही थी तो मुझे एक दो लोग मिले, उन्होंने डैफ में पता नहीं ऐसी ऐसी चीजें लिख डाली कि देख के पता चल रहा था दैट यू आर फेकिंग इट। वो नहीं, मतलब आप लार्जर देन लाइफ आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो। मैंने तो एआई का स्टार्टअप खोल रखा है, 3-4 कंपनियों का मैं मालिक हूँ। आप ये सब कर रहे होते तो आप यूपीएससी नहीं कर रहे होते। इट्स वेरी इजी टू से। तो लोग क्या करते हैं, बहुत जगह डैफ भरवाते हैं, तो आपको ढंग से भरना होता है, ये नहीं कि आप कुछ भी भर रहे हो। जब आप डैफ भर रहे हो तो मान लीजिए 10th में आप क्या भर रहे हो, हॉबीज में आप क्या भर रहे हो, एक कोहेरेंट स्टोरी बननी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आप इधर तो कुछ कर रहे थे और इधर आप कुछ कर रहे हो। तो थिंग्स शुड हैव मतलब आपको आपकी पर्सनालिटी से रिलेट होना चाहिए। और दूसरा, अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो मत लिखो। सो माय फ्रेंड अनुजा, शी आल्सो गॉट 200 और उसने यही बोला था। और उसके फर्स्ट इंटरव्यू में 170 समथिंग थे, सेकंड में 200 आया। और उसने बोला कि इस बार उसने अपना डैफ ऑलमोस्ट खाली छोड़ा था, और जो वो करती थी सही में उसने वही लिखा था। तो मेरे को लगता है कि अगर आप पीटी का एक तो डर नहीं लेना होता, बहुत पढ़ना नहीं होता। मेरे जो दोस्त थे जो सबसे ज्यादा पढ़ रहे थे उनके सबसे कम नंबर आए हैं, और जो लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे थे। सो आई हैड अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल। तो हम तीनों इंटरव्यू दे रहे थे, उनमें से वन पर्सन इज ऑल्सो सिलेक्टेड, और उसके भी अच्छे नंबर आए इंटरव्यू में, 180 समथिंग। तो सर हम क्या करते थे कि जो ट्रांसक्रिप्ट आ रही है हम डिस्कस करते थे और पॉइंट्स में आंसर्स लिखते थे उसके। तो वो मुझे लगता है उससे हमारे कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो रहे थे।